देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आप कोर्ट, सबसे पहले आप लिखेंगे कोर्ट, ठीक है। और कोर्ट राजस्थान में जब भी आप सिविल के जजमेंट्स लिखेंगे तो सिविल सिविल डिवीजन, जूनियर, सिविल, सीनियर, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ये सब चीजें आप नहीं लिखेंगे, इस चीज को लिखना आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। कोर्ट, सिविल जज, बस। जो राजस्थान का टिपिकल फॉर्मेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ कोर्ट, सिविल जज और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो भी नाम है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सो एंड सो फोर, उस चीज को यहाँ पे आप लिख दीजिए। और लास्ट में राजस्थान, लास्ट में राजस्थान, इतना सा लिखना है और कुछ नहीं लिखना। यहाँ लिखना है न्यायालय, न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट होगा वो राजस्थान। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, जो भी उनका नाम होगा, PQRS, RJS, पीठासीन अधिकारी। दीवानी दावा प्रकरण संख्या, सिविल सूट नंबर, इसको हम लिखते हैं दीवानी दावा प्रकरण संख्या, दीवानी दावा प्रकरण संख्या, सिविल सूट नंबर। ट्रांसलेटेड कॉपी भी मैं भेज दूंगा, ठीक है। ये सब जो फॉर्मेट है, ये सब फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसकी ट्रांसलेट कॉपी मैं आज शाम तक करवाने की कोशिश करूंगा। अब अंदर के हम फॉर्मेट्स की बात करते हैं और पैराग्राफ्स की बात करते हैं। देखो सर, पैराग्राफ नंबर 1, सीधा मैं यहां से आता हूं। पैराग्राफ नंबर 1 क्या होगा सर? ये इंट्रोडक्टरी पैरा होगा कि किस चीज के लिए सूट फाइल किया गया है, किस चीज के लिए सूट फाइल किया गया है, ये एक इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, ठीक है। सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करेगा, जैसे हमारे वाले केस में जो केस अभी लिखा है, ये 2018 वाला जो सिविल जजमेंट है, ये वो वाला जजमेंट मैंने लिखा है। पहले मेरे माइंड में था कि एक मनी डिक्री का मैं आपको लिख के भेजूं, लेकिन मनी डिक्री का जो जजमेंट होता है, मनी डिक्री के जितने भी जजमेंट्स हैं ये आसान होते हैं कंपैरेटिवली, जहां पे SRA की बात होती है। अब पहला जो लाइन मैंने लिखी है, द सूट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ अंडर सेक्शन 38 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट 1963 फॉर परमानेंट इंजंक्शन एंड इट इज डिस्पोज्ड बाय दिस जजमेंट। ये इंट्रोडक्टरी पैरा है, भाई किस चीज के लिए आपने लिखा है। दूसरा पैराग्राफ क्या होता है उसको देखिए, जो सर सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, ये बात करता है प्लेंटिफ के फैक्ट्स की। इसमें जो वादी हैं उसके तथ्य लिखे जाएंगे, ठीक है। वादी के जो भी जितने भी तथ्य होंगे, प्लेंटिफ के फैक्ट्स होंगे, वो लिखना है आपको इसमें। पैराग्राफ नंबर 3 लिखिए, देखिए थर्ड पैराग्राफ नंबर क्या है। रेस्पोंडेंट फैक्ट्स, जितने भी प्रतिवादी के तथ्य हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। पैराग्राफ 4 हमेशा सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से होगा। पैराग्राफ 4 हमेशा सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का ही होगा। पैराग्राफ 4 हमेशा सेटलमेंट ऑफ इश्यूज का ही होगा। उसकी जो भी लाइंस और लैंग्वेज है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं इसको ट्रांसलेट करवा दूंगा, ठीक है। राजस्थान में एक और चीज, जैसे हम लोगों ने सेटलमेंट ऑफ इश्यूज किया, तो यहाँ पे जैसे मैंने इश्यू नंबर 1 लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे OPP OPD ये सब नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। सिंपल से एक प्रतिवादी लिख दो, वादी लिख दो, जैसे मतलब आपने बनाया और सिंपल उसके बाहर लिख दो प्लेंटिफ। दूसरा डिफेंडेंट, कोई OPP OPD ये सब नहीं करना होता, जैसे हम MP में करते हैं, छत्तीसगढ़ में करते हैं, बाकी स्टेट्स में करते हैं। सिंपल लिखना है प्लेंटिफ, सिंपल लिखना है डिफेंडेंट। कोई भी हाइपर चीज नहीं लिखनी है। अगर आपको दिख रहा है इस जजमेंट के अंदर, तो यहाँ पे देखना, दिस साइड देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये बना हुआ है और प्रतिवादी वादी, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा
कुछ भी नहीं करना होता, बाकी और कोई चीज नहीं लिखनी, ओपीपी ओपीडी ये सब नहीं करना होता, ठीक है। पांचवा पैराग्राफ जो होगा आपका, सिविल जजमेंट की बात कर रहा हूं मैं, पांचवा पैराग्राफ जो आप लिखेंगे इसके अंदर, पांचवें पैराग्राफ के अंदर प्लेंटिफ अपनी साइड से क्या क्या एविडेंसेस दे रहा है। अगर आप जो मैंने जजमेंट आपको भेजा है ग्रुप के ऊपर, उसमें देखिएगा मैंने क्या क्या चीज लिखी है उसके अंदर। अगर आप उसको पढ़ेंगे एक बार निकाल के, तो उसमें मैंने हर वो पॉइंट लिखा है जो कि रेलेवेंट है, जो कि रेलेवेंट है। जैसे पांचवा पॉइंट आप देखिए, द प्लेंटिफ हैज प्रोड्यूस्ड द टेस्टिमनी ऑफ PW1, एग्जिबिट B1 है द कॉपी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द परचेस एट disputed property, exhibit P2 application for regularization of the said disputed property, exhibit P3 site plan of the disputed property, exhibit P4 circular of the state government, और exhibit P5 copy of the deposited check। तो आप देखेंगे उसमें जितने भी जब आप सारे फैक्ट्स को पढ़ लेंगे तो उसमें आप देखना ये सारे के सारे प्लेंटिफ अपनी तरफ से क्या क्या एविडेंसेस दे रहा है, कौन कौन उसकी तरफ से साक्ष्य देने आ रहा है, गवाही देने आ रहा है, या क्या क्या एग्जिबिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उस चीज को आप मेंशन कीजिए। पॉइंट नंबर 6 में आइए, डिफेंडेंट अपनी तरफ से क्या कौन कौन सा एविडेंस दे रहा है। इस बार 101% चांस है, 100% में नहीं सर, 101% चांस है कि सिविल में क्या पूछा जाएगा, जजमेंट। सिविल में जजमेंट आएगा, ये बात आप निश्चित तौर पे याद रखिए। सिविल जजमेंट को बिल्कुल तैयार करके जाना है। जैसे लास्ट टाइम 2 ऑर्डर पूछ चुका है सिविल में, तो पहले हमने ऑर्डर हम पहले कर चुके हैं सिविल के, अब हम जजमेंट के ऊपर आ रहे हैं। जजमेंट लिखना बेहद आसान है सिविल का, रेदर क्रिमिनल में आपको चार्जेस भी फ्रेम करने हैं, फिर उसके बाद उसका अप्रेजल भी करना है, और उसको एट ए लेंथ तक लिखना है, फिर उसके ऊपर हियरिंग ऑन सेंटेंस करना है, और उसका प्ली ऑफ अक्यूज अलग से रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सब नहीं होता है, सिविल में बिल्कुल आसान जजमेंट है, कोई ज्यादा वो नहीं करना होता। आप सिर्फ सिविल लॉ की जो आपकी समझ है उसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। डिफेंडेंट ने जो भी एविडेंसेस दिए हैं अपनी तरफ से वो सब यहाँ पे एग्जिबिट आप प्रोड्यूस कीजिए। सातवां पॉइंट एक होता है, सुनिएगा सर, इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, जब भी कभी एक्स पार्टी होगा ना सर, जब भी कभी एक्स पार्टी होगा तो वो 7वें पॉइंट में आएगा। जब भी कभी एक्स पार्टी होगा जजमेंट के अंदर, मान लीजिए 3 डिफेंडेंट है, एक आया नहीं कोर्ट के अंदर, तो उसका यहाँ पे जिक्र लिखोगे एक्स पार्टी में। लेकिन अपने जो सिचुएशन दी है मैंने उसमें ऐसा नहीं है। अगर एक्स पार्टी आएगा तो 7वां पैराग्राफ रखना, उसके लिए याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर एक्स पार्टी दे रहे हैं आप, मान लीजिए 3 प्रतिवादी थे सामने, 3 डिफेंडेंट थे, 2 डिफेंडेंट्स कोर्ट में आए हैं, एक डिफेंडेंट एब्सेंट है, तो उसका जिक्र यहाँ पे करोगे 7वें पॉइंट में। ये फिक्स फॉर्मेट है, हर एक पैराग्राफ स्किप नहीं करना है, हर एक पैराग्राफ रिलेवेंट है, हर एक पैराग्राफ को आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। अपन ने जो 7वां पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अपनी सारी कोई भी पार्टी अपना एक्स पार्टी वाला सीन नहीं था, तो हमने जो यहाँ पे चीज मेंशन की है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार। हमने जो चीज मेंशन की है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, कि हमने जो बाद में जजमेंट लिखते टाइम पे 7th पैराग्राफ जो लिखा है उसमें यही लिखा है कि क्या क्या चीज प्रूव करने की कोशिश करी है उसने, ठीक है ना। ड्यूरिंग द आर्गुमेंट इट वाज प्रूव्ड बाय द डिफेंडेंट दैट द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी is an agricultural land and presently the property in the name of defendant municipality. However, the plaintiff has argued at the land and he was in settled possession of the disputed property. मतलब जो भी पार्टी जिस पॉइंट को प्रूव करना चाहती है उसको लिखोगे आप 7वें पॉइंट में, क्योंकि आपने एविडेंसेस पूरे दे दिए। प्लेंटिफ क्या प्रूव करना चाह रहा है और डिफेंडेंट क्या प्रूव करना चाह रहा है, इस चीज को आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सूट टाइटल के ऊपर नहीं है। ये जो ये पूरे प्रॉब्लम को आप पढ़ेंगे तो ये पूरी प्रॉब्लम किसी टाइटल के ऊपर नहीं है। इसलिए मैंने जजमेंट भेज के थोड़ा क्लास को लेटर स्टार्ट किया कि एक बार आप जस्ट रफली उसको रीड कर लीजिए, जो प्रॉब्लम दी, जो फैक्ट्स हैं उसको रीड कर लीजिए। 18 वाला जजमेंट है ये, जो 2018 में जो पूछा हुआ था उस वाले को लिखवाया मैंने भी आपको। जनरली वो ओवरव्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है। और 8वां जो पॉइंट हमने लिया है उसमें वही, हर्ड द पार्टीज केयरफुली, हर्ड द पार्टीज एंड केयरफुली परयूज द डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड, द इश्यूज आर डिस्पोज्ड एज फॉलोज। यहाँ पे जो लाइन हम लोग लिखते हैं वो ये होती है, यहाँ पे जो लाइन हम लोग लिखते हैं वो लिखती है, बहस अंतिम विद्वान अधिवक्ता वादिनी और प्रतिवादी गण द्वारा सुनी गई तथा पत्रावली को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद के निस्तारण हेतु विरचित प्रत्येक विवादक बिंदु पर न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है। हिंदी में मैं अलग से फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर इशू नंबर 1 को सेटल किया।
इशू नंबर 1 पे हम आए। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है। अब मैं थोड़ा सा इन डिटेल बात करता हूँ, प्रॉब्लम क्या थी, हमने क्या डिस्कस किया, क्या सेटल किया, अब उसको समझते हैं हम लोग। प्लीज अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है और समझते हुए चलिए। देखिए सर, 19/4/2018 को प्लेंटिफ ने एक सूट इंस्टीट्यूट किया है अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और जिसके फैक्ट्स ये थे कि भाई उसने 2000 में 13/5/2000 में उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी थ्रू एन एग्रीमेंट। वो ये प्रूव करना चाहता है दैट ही इज इन कंटिन्यूअस पोजीशन सिंस देन ही कंस्ट्रक्टेड अ रूम देयर अपॉन एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेंटिफ ही इज इन सेटल पोजीशन ओवर द सूट प्रॉपर्टी। 2001 में प्लेंटिफ ने एक एप्लीकेशन भी फाइल करी फॉर रेगुलाइजेशन। किस चीज के लिए? रेगुलाइजेशन के लिए एक एप्लीकेशन भी फाइल करी कि इसका लैंड को रेगुलाइजेशन कर दिया जाए इसके लैंड का, और ये एप्लीकेशन इसने म्युनिसिपैलिटी के थ्रू अगेंस्ट फाइल करी बिफोर द डिफेंडेंट म्युनिसिपैलिटी। तो डिफेंडेंट कौन है इसमें? प्रतिवादी कौन है? म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। फिर आगे क्या बात बोल रहे हैं? इन अकॉर्डिंग्स विद द सर्कुलर, जो भी ये चीज हुई उसके बाद इसने जो भी चेक वगैरह इसको देना था ये इसने दे दिया। इस तारीख को क्या है सर, ऑफिस ऑफ द डिफेंडेंट ये जो सूट प्रॉपर्टी उस पर आते हैं और ये जो भी उसकी प्रॉपर्टी बनी हुई रहती है, बाउंड्री वाल वगैरह होती है, उसको गिराना स्टार्ट कर देते हैं म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर। और इसके बाद उनको जाने के लिए बोलता है कि आप लोग चले जाइए, तभी वो लोग कहते हैं कि भाई आप इसके ओनर नहीं हो। तो प्लेंटिफ इस पे एक सूट फाइल करता है प्रेड टू द इशू ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। किस चीज के लिए सूट फाइल करता है सर? प्रेड टू इशू फॉर परमानेंट इंजंक्शन इन हिज फेवर अगेंस्ट द डिफेंडेंट नॉट टू डिमोलिश। अब ये जो चीज है सर, ये चीज क्या है सर? प्रेयर, कि न्यायालय के समक्ष क्या प्रार्थना कर रहा है। जब भी आप पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर और 3 के अंदर फैक्ट्स लिखेंगे, पैराग्राफ नंबर 2 और 3 क्या है? पैराग्राफ नंबर 2 और 3 के अंदर फैक्ट्स लिखेंगे सर। ये पैराग्राफ नंबर 2 और 3 क्या आते हैं? प्लेंटिफ के फैक्ट्स और रेस्पोंडेंट के फैक्ट्स। इनका जो आप एंड करेंगे ना सर, जब आप इनके फैक्ट्स को लिख के खत्म करेंगे, लास्ट में लिखिए कि इनकी प्रेयर क्या है। लास्ट में लिखिए इन लोगों ने क्या प्रेयर की है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज मैंने रिपीट करी है यहाँ पे। देखिए इसमें एक बार, दिस इज सिविल जजमेंट, मैंने सेम चीज लिखी है। लास्ट में देखिए, प्लेंटिफ प्रेज फॉर रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट फॉर नॉट टू डिमोलिश और डिस्पोजेस द थ्रू एजेंट और सर्वेंट of the defendant if during the pendency of the plaintiff has dispossessed kindly restore him for the regularization of the said property। ठीक है, ये जिसकी प्रेयर थी। और यहीं पे मैंने डिफेंडेंट के जो फैक्ट्स लिखे हैं, अब डिफेंडेंट के फैक्ट्स भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसको क्या बोला है। एक बार डिफेंडेंट के फैक्ट्स रीड कर लेते हैं। डिफेंडेंट के अवरमेंट में क्या लिखा हुआ है वो सुनिए। द पोजीशन ऑफ द प्लेंटिफ ओवर द सूट प्रॉपर्टी इज नॉट लीगली वैलिड। प्रेजेंटली द नेचर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी इज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड which has not been regularized. The construction was not constructed with the permission of the defendant. The defendant did not order to deposit the amount for regularization. इसको कभी का ही नहीं था regularization का अमाउंट डिपोजिट करने के लिए। Presently the suit property is shown in the name of defendant in the जमाबंदी। अब जमाबंदी क्या होता है ये सुन लीजिए एक बार। जमाबंदी क्या होता है सर? जमाबंदी होती है नकल। मतलब ऐसा होता है कि जितना भी पूरा एरिया है उस पूरे एरिया का एक मैप बनता है, नक्शा बनता है। उस नक्शे में एक जो जमीन दिख रही है वो जमाबंदी के अंदर दिख रही है, और इस जमाबंदी के अंदर जो ओनर दिखाया जा रहा है वो किसको दिखाया जा रहा है? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी कह रही है कि भाई ये जो जमीन पे जो ये जब से रह रहा है ये जमीन हमारी है, हम इसको रेगुलाइजेशन नहीं कर सकते, हम इसको रेगुलर नहीं कर सकते। और फिर आगे लिख कहता है कि प्लेंटिफ कौन है? कि ट्रेसपासर है। द कंस्ट्रक्शन इज इलीगल, प्लेंटिफ इज नॉट हैविंग सेटल्ड पोजीशन एंड हेंस डिफेंडेंट हैज एवरी राइट टू रिमूव द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड टू evict द प्लेंटिफ फ्रॉम द सूट प्रॉपर्टी। एट द एंड डिफेंडेंट प्रेड फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट विद द कॉस्ट। ये इसकी लास्ट प्रेयर है। आप जब भी प्रेयर लिखेंगे, जब भी आप प्रेयर लिखेंगे, जो भी फैक्ट्स के बाद में आप हमेशा प्रेयर का जिक्र करेंगे। वही यहाँ पे हुआ है, देखिए आप देखिए इसको यहाँ पे। द डिफेंडेंट इज स्पेशली डिनाइड द अवेयरमेंट। ये चीज मैंडेटरी लिखना, इस चीज को प्लीज नोट कीजिएगा। स्पेसिफिकली डिनाई, अगर आप स्पेसिफिक डिनाई नहीं करेंगे तो ऑर्डर 8 रूल 5 लग जाएगा, याद रखिएगा। Deny the averments of plaintiff and state that the suit property is agricultural land which has not been regularized. The construction was not with the permission of the defendant municipality. The said property is in jamabandi. Hence the plaintiff is a trespasser. The plaintiff did not have settled possession. Defendant prays for the dismissal of suit with the cost. ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है।
हिंदी में इसको तनकियात कहते हैं, तो आप लोग भी अगर चाहें तो तनकियात लिख सकते हैं। जो मेन वर्ड है जो इशू के लिए यूज होता है, सिविल कोर्ट में बहुत सारी उर्दू के शब्द यूज किए जाते हैं। सिविल कोर्ट्स में उर्दू के शब्द बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेडिंग ऑफ द पार्टीज द कोर्ट शैल डिसाइड फॉलोइंग इश्यूज, तनकियात। अब इश्यूज को हम लोग क्या कह देते हैं सर, तनकियात भी कहते हैं। उसी चीज को हम लोग आगे लिखते हैं। whether the plaintiff was in settled possession over the disputed property, क्या प्लेंटिव सेटल्ड पोजीशन में था ओवर द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। देखिए इश्यूज बहुत सारे बन सकते हैं। ये जो पूरा जो है सवाल है, इसमें अगर आप चाहेंगे तो मल्टीपल इश्यूज बन सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल इश्यूज बनाएंगे तो अल्टीमेटली आप ही को सब इश्यूज को सोल्व करना पड़ेगा। एग्जाम का टाइम अगर आप देखेंगे तो एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग 3 घंटे में आपको ज्यादातर इश्यू अगर आप बनाने चल जाते हैं तो दिक्कत आपको होगी। पेपर कंक्लूड भी आप ही को करना है, जजमेंट भी लास्ट में आप ही को लिखना है, उसका ऑर्डर भी आप ही को लिखना है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कोई लंबे सवाल सोल्व कर रहे हैं, आप हमेशा एक पिवोटल पॉइंट ढूंढिए इसका। जैसे पूरा जजमेंट है, इसका मेन फोकस क्या है, किस पॉइंट के रिगार्डिंग ये बात करना चाह रहा है, आप हमेशा वो देखिए। आप ये मत देखिए कि जजमेंट जो है, जजमेंट में किस बात को लेकर वो जजमेंट चाहता है आपसे। समझ में आई बात? उसको किस चीज के ऊपर चाहिए, whether the plaintiff was in settled possession of over the disputed property। अगर मान लीजिए मैं सिंपल एक इशू क्रिएट कर देता है यहाँ पे, whether the plaintiff is the owner of property, लेकिन उससे कोई सारे इश्यूज सेटल नहीं होंगे। बात यहाँ पे ओनरशिप की है ही नहीं। यहाँ पे मैं टाइटल का सूट, यहाँ पे मैं टाइटल नहीं डिसाइड कर रहा हूँ। पहली बात ये सुनिए, ये जो सूट फाइल हुआ है ये टाइटल के लिए फाइल नहीं हुआ है। अगर टाइटल के लिए सूट फाइल होता तो वहां पे सेक्शन 5 रीड विद 64 जाता है सारे, लेकिन यहाँ पे सूट आया परपेचुअल इंजंक्शन के लिए और उसको निकालने से रोकने के लिए। तो अगर मैं ये इशू फ्रेम कर देता whether the plaintiff is owner of the property or not, तो सर मैं ओनरशिप और टाइटल नहीं बता रहा हूं। समझ में आई बात? आप मेरी बात अगर समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, एक बार बताइए मुझे ऑनलाइन लिख के, समझ में आई मेरी बात? अगर मैं टाइटल के लिए जाता, मतलब मैं ओनरशिप नहीं डिसाइड कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं वो इशू भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं वो कोर्ट नहीं हूं अभी। मैं अभी सिर्फ, अरे परपेचुअल इंजंक्शन का क्या मतलब होता है, परमानेंट इंजंक्शन का क्या मतलब होता है, जितनी भी ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस होती है उसको रोकना। एक बार बताइए मुझे ऑनलाइन, एक बार लिखिए। ये बात समझ में आई कि ये इशू क्यों बनाया है मैंने। रेदर मैं चाहता तो ओनर वाला भी बना सकता था, पर मैं ओनरशिप डिसाइड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक ओनरशिप डिसाइड करने वाला कोर्ट नहीं हूं। मुझसे जो प्रेयर, जो मेरे से रिलीफ मांगा गया है, मैं वो डिसाइड करूंगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर ओनरशिप अगर डिसाइड करनी होती ना आपको, तो आप जाइए सेक्शन 5-6 में। अगर आप परपेचुअल इंजेक्शन के लिए जा रहे हो और उसको कह रहे हो कि सर मेरे को यहां से डिस्पोजेस ना किया जाए, उसके लिए सूट फाइल कर रहे हो ना आप, तो फिर आप ओनरशिप पे क्यों इशू बना रहे हो? आप इशू बनाइए उस चीज पे, इस पे बनना चाहिए whether the plaintiff was in settled possession over the disputed property। सिंपल चीज वो है, क्योंकि ये हम ओनरशिप नहीं डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, that who is the owner and who is not the owner of the property। इसको पढ़ना आप और मेरी बात को दोबारा समझना। आपको आई डोंट नो समझ में कितना आया है, क्योंकि ज्यादा बच्चों के रिप्लाई नहीं आए ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, जो भी हो मेरे से आप क्लास के बाद मुझसे पूछिएगा प्लीज, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे पूछिएगा क्लास के बाद। अभी आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा ये जजमेंट, इसके फैक्ट्स नहीं पढ़े होंगे इतने गिवन टाइम में। कोई बात नहीं, एक बार देखना, 2-3 बार अपने खुद से पढ़ना, समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए इशू फ्रेम करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इशू फ्रेम करना से इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सर, क्योंकि जो चीज वो दिया हुआ है उसने, मतलब मान लीजिए जो चीज उसने दे रखी है, उसका कभी भी इशू नहीं बनाया जाता। इशू बनाया जाता है कि सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है। आप हमेशा देखिए कि ये सवाल क्यों, क्या पूछना चाह रहा है मुझसे। आप इस एक बार पूरी प्रॉब्लम को पढ़िए, और पूरी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि सवाल मुझसे क्या पूछना चाहता था। वो पूछना चाहता था कि सेटल्ड पोजीशन के ऊपर क्या आप उसको परमानेंट इंजेक्शन ग्रांट करेंगे। आपको फैक्ट्स पढ़ के समझ में आ गया कि म्युनिसिपैलिटी ही ओनर है, लेकिन अगर मैं उसको इशू बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे ओनरशिप डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। ओनरशिप डिसाइड करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में जो रिलीफ मांगी है वो ओनरशिप की नहीं है, वो इंजंक्शन की है कि डिस्पोजेस करने से रोका जाए, बेदखली से रोका जाए। यही तो उसकी प्रेयर है। आप देखना उसको, एक बार समझ में आएगा आपको। आगे चलिए, दूसरा इशू मैंने बताया whether the plaintiff is trespasser, whether the plaintiff is a trespasser, और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर, क्योंकि डिफेंडेंट ही बोल रहा है सर अपने। आप एक बार फैक्ट्स पढ़ना, उसमें डिफेंडेंट बोल रहा है कि प्लेंटिफ इज ए ट्रेसपासर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज।
देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना प्लेंटिफ इज ए ट्रेस पासर, और ये चीज कहाँ बोली है, अवेयरमेंट इन द रिटन स्टेटमेंट। हिंदी में भी अगर मैं आपको दिखाऊं ये बात कहाँ बोली गई है, लिखा हुआ है वादी अतिक्रमणीय। तो जब वो खुद बोल रहा है कि प्लेंटिफ इज ए ट्रेस पासर, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो गया है सर? तो बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ चला गया है? डिफेंडेंट के ऊपर चला गया है, ठीक है ना सर। अब कैसे लिखा है, क्या लिखा है वो देखिए। सबसे पहले जो मैंने आपको पांचों पॉइंट बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसने, आप देख सकते हैं। प्लेंटिफ हैज प्रोड्यूस्ड द टेस्टिमनी ऑफ PW1। ये जो हमेशा हमेशा जो वो रहेगा प्लेंटिफ रहेगा, वो उसकी टेस्टिमनी आएगी सबसे पहले। एग्जिबिट PWA, कॉपी ऑफ एग्रीमेंट जो उसने परचेज की थी। एप्लीकेशन फॉर रेगुलाइजेशन जो उसने लगाई थी। एप्लीकेशन साइट प्लान डिस्प्यूट प्रॉपर्टी जो उसने फाइल किया था। सर्कुलर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो उसने लगाया। कॉपी ऑफ डिपॉजिट चेक जो उसने लगाया। तो 5 एग्जिबिट तो थे उसके पास, अगर आप पूरे उसके फैक्ट्स पढ़ेंगे तो 5 एग्जिबिट आपको वहां पे मिलेंगे। एक सेकंड बताता हूँ। जमाबंदी कुछ नहीं होता, जमाबंदी रिकॉर्ड होता है। सरकारी कागज में जो रिकॉर्ड होता है उसको जमाबंदी कहते हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो कागज आ रहे हैं कि भाई कौन सा, अरे सर आप देखोगे पटवारी कार्यालय कभी गए हो आप लोग, कभी तहसीलदार कार्यालय, पटवारी कार्यालय, तो वहां पे जमाबंदी होती है। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है जो कि लैंड पे करती है रेवेन्यू कलेक्टर को, तो हम जाते हैं जमाबंदी की नकल निकलवाने। नकल मतलब कॉपी, प्रति। तो जमाबंदी कुछ नहीं होता, जमाबंदी पूरा नक्शा बना होता है कि, और उसमें नक्शे में पूरा सीमांकन होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके खाते में है, कौन सी प्रॉपर्टी किसके खाते में है। खाता मतलब किसके अकाउंट में कौन सी जमीन है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे, इसको जमाबंदी कहते हैं। मतलब सरकारी रिकॉर्ड जो होता है उसको जमाबंदी कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। छठा पॉइंट देखिए, डिफेंडेंट ने प्रोड्यूस द टेस्टिमनी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, DW कॉपी ऑफ द जमाबंदी और कॉपी ऑफ गवर्नमेंट सर्कुलर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कॉपी ऑफ जमाबंदी नहीं दी है, क्योंकि कॉपी ऑफ जमाबंदी मेरे अगेंस्ट है। बात समझ में आ रही है? मैं चाहता तो इधर प्लेंटिफ भी तो जमाबंदी की कॉपी दे सकता था ना, लेकिन प्लेंटिफ क्यों देगा? क्योंकि ये इसके अगेंस्ट जा रहा है। जमाबंदी क्यों देगा प्लेंटिफ? ये तो डिफेंडेंट ही देगा ना। अब पढ़ना, उसको समझ में आ जाएगा आपको। During the argument, it was proved by the defendant that the disputed property is an agricultural land. In the present, the property in the name of defendant municipality. However, the plaintiff has argued at length. उसने बहुत बहस करी, and he was in settled possession of the disputed property. Heard the parties and carefully perused the document on record. The issues are disposed as follows. अब issue number 1, मैं चाहता तो 10 इश्यू और बना देता इसमें, लेकिन आपके एग्जाम में इतने टाइम नहीं होगा आपके पास। आप एग्जाम में सर इतना टाइम नहीं होगा, तो मैं भी प्रैक्टिकली वही जजमेंट आपको लिखने की कोशिश करूंगा जो आप लिख सकते हैं। जो वो पूछ नहीं रहा, जो मतलब जो स्पष्ट आपको रिलीफ प्रेयर में दे रहा है, उस पर देखिए कि वो क्या चीज की प्रेयर मांग रहा है, क्या चीज का रिलीफ कोर्ट से मांगना चाहता है। वहां से आपको इशू पता चलेगा, वहां से इशू डिटरमाइन कीजिए। देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ to prove the issue number 1 is upon the plaintiff. The plaintiff has produced the testimony of plaintiff as PW number 1, where he deposed that he was in a settled possession and he purchased the property through an agreement, जो भी agreement का exhibit बता लगाया था हमने। Here he also mentioned the exhibit P2, an application for regulation on dated 15/1/2001. Though through he have discharged the initial burden that he was in the settled possession, भाई initial जो burden था उसने discharge कर दिया। He was in settled possession from 2001 to 2018, as he also proved the readiness and willingness, which is shown by the documents in the exhibits as copy of check or other documents to the defendant. मतलब जो भी उसने कॉपी ऑफ चेक लगाया रेगुलाइजेशन के लिए या कोई भी चीज करी, उससे पता लगता है कि सर उसने वाकई में प्रॉपर्टी सन 2000 में खरीद ली थी। हमें क्या चीज प्रूव करनी, दैट ही वाज इन सेटल्ड पोजीशन, क्योंकि वादी भी क्या चाहता है, ये साबित करना चाहता है कि वो सेटल्ड पोजीशन में था। आगे चलिए। Permanent injunction is referred in section 38 is prohibitory in nature, and such injunction is only granted to enforce a legal right. Here in the given facts, the breach of obligation is a substantial in nature and not trifling inconvenience to the plaintiff. Since injunction is a discretionary relief, the court has perused the matter on record. On such basis, this court is satisfied that the plaintiff was in settled possession. The plaintiff, by evidences on record, has sufficiently proved, भाई एविडेंस देखो ने सफिशिएंटली प्रूव कर लिया है दैट ही हैज एक्ट इन इक्विटी एंड इन द ईयर 2008 ही इनिशिएट द प्रोसीडिंग ऑफ रेगुलाइजेशन। देयर वाज आल्सो प्रूव्ड बाय द डिफेंडेंट थ्रू टेस्टिमनी एंड एग्जिबिट्स दैट रेगुलाइजेशन वाज नॉट फॉर प्लेंटिफ। अगर वो लोग इस चीज को एडमिट कर रहे हैं कि
रेगुलेशन जो था वो प्लेंटिफ के लिए नहीं था, तो मतलब वो चीजें मान चुके हैं कि प्लेंटिफ ने ट्राई किया था रेगुलेशन कराने का, तो मतलब ही वाज इन सेटल्ड पोजीशन। Therefore, by such a statement of defendants itself show that he was in settled position. इशू नंबर 2 में आइए। Here अब इशू नंबर 2 क्या था? क्या वो ट्रेस पासर है, क्या वो अतिचारी है, क्या वो अतिक्रमी है, जो भी आप उसको कहना चाहें। Here on the burden of proof is on the defendant. Burden of proof किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर। अब डिफेंडेंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ क्यों है? क्योंकि सर एविडेंस एक्ट का जो, अब आगे पढ़िए, he has produced exhibit as a copy of जमाबंदी of the said disputed property that such property is owned by the defendant. Here, as per section 110 of the Indian Evidence Act 1872, the burden of proof is upon the defendant and he has sufficiently proved the same before this court that the plaintiff is only trespasser to the property. अब मैं चाहता तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकता था कि possession follows ownership, but this rule can be changed by the way of section 110 that any person who denies the property such right. मैं चाहता तो वो सब पॉइंट्स भी लिख सकता था, लेकिन मेरे को जितना सफिशिएंट लगा मैंने उतना लिखा। पेपर खत्म करना है सर टाइम पे, ये बात याद रखिए। जजमेंट लिखिए बढ़िया, जजमेंट अच्छा लिखेंगे तो ही आप वहां से निकल पाएंगे। समय है आपके पास में तो 110 को बढ़ा के लिखिए। और however it is proved that the plaintiff, अब देखिए ये जो पॉइंट था कि ट्रेस पासर है, हाँ ट्रेस पासर है मान लिया, लेकिन ट्रेस पासर के लिए भी तो रेमेडी है, ट्रेस पासर को भी तो राइट है, तो लिखा फिर इसमें मैंने however it is proved that the plaintiff was in settled position and moreover he is a trespasser to the disputed property. हाँ मान लिया कि वो settled position में हो and he is enjoying peacefully the disputed property. The plaintiff has produced the judgment of the honorable apex court as follows. अब जजमेंट भी लगा दिया है कि भाई ट्रेसपासर को भी राइट है प्रॉपर्टी में बने रहने का और उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का। It is observed by the court that a person in possession of a land is in the assumed character of owner. भाई जिस जो भी पोजीशन में होता है वो कौन होता है? assumed character of owner होता है। And exercising peacefully the ordinary rights of the ownership has perfectly good title against the all the word but rightful owner. ये जो उसके पास टाइटल होता है ये अगेंस्ट होल द वर्ड होता है और राइटफुल ओनर के अगेंस्ट भी होता है। Therefore the plaintiff is entitled to any injunction to protect his possession against the rightful owner. ये बात समझ में आई? Hence the issue decided in the favor of the defendant, but due to the equity and supported judgment, it is settled that even a trespasser has a right against the rightful owner. भाई उसके पास एक अधिकार तो है अगेंस्ट द राइटफुल ओनर, इस बात को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। रिलीफ में क्या लिखा मैंने? As decided in issue number 1, as decided in the issue number 1 in the favor of plaintiff, issue number 2 decided in the favor of defendant. Here it is a fit case that decree of perpetual injunction should be granted in the favor of the plaintiff as to prevent the breach of obligation which was in the favor of plaintiff. ठीक है, इसको डिग्री ग्रांट कर दी हमने लास्ट में। Therefore the decree shall operate as follows. भाई डिग्री कैसे ऑपरेट की जाएगी? It is directed to the defendant not to dispossess the plaintiff from property without due course of law, and if the plaintiff has dispossessed during the pendency, to restore the possession. अगर उसको निकाल भी दिया है भाई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के बिना नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, और अगर उसको आपने निकाल भी दिया है तो उसको रिस्टोर किया जाए। सेकंड पॉइंट, इट इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू द डिफेंडेंट टू फाइल ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 रीड विद आर्टिकल 65 ऑफ द SRA फॉर प्रॉपर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। आपने उसको भी डायरेक्शन दे दिया, अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो आप प्रॉपर सूट फाइल कीजिए इस इन प्रोविजंस के अंदर। कोई भी अगर कोस्ट अकर हुई है तो आप प्लेंटिफ को दीजिए। और लास्ट में दिस जजमेंट हैज बीन प्रोनाउंस्ड इन एन ओपन कोर्ट। सिंपल, मैंने कुछ ज्यादा इसमें कुछ बहुत सारी चीजें नहीं लिखी और बहुत सारी ज्यादा चीजें जितना उस इशू को समझाना चाहिए था, जो उसने प्रेयर मांगी थी वो प्रेयर उसको कंप्लीट कर दी हमने लास्ट में जाके। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, कोर्टेड जजमेंट को एक्सप्लेन करना है। कोर्टेड जजमेंट को बिल्कुल वैसे का वैसे उठा के रखा है मैंने, इसमें कुछ नहीं रखा। ये लास्ट लाइन को मत पढ़ना, ये तो उसका जो पैराग्राफ था रिलेवेंट वो लिखा है मैंने। ठीक है, एक जजमेंट था, उस जजमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसका जो एक पैराग्राफ था उसको लिखा है मैंने यहाँ पे। बस आप पढ़ेंगे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या लिखवाना चाह रहा हूं मैं आपसे। एक बार जाके इसको पढ़ना और इसको एक लिखने की कोशिश करना खुद से, समझ के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जजमेंट में आप सिविल जजमेंट हमेशा लिखिए तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि वो किस चीज के लिए आपसे जजमेंट लिखवाना चाहता है, आप उस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। प्रॉब्लम क्या है, फंडामेंटल क्या है, उस चीज के लिखिए। देखिए, मनी सूट में तो रिकवरी का लिखवाना चाहता है तो रिकवरी करनी है, उसमें कुछ आपको कुछ नहीं करना।
और जितने भी जजमेंट्स के फॉर्मेट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने आपको हिंदी का मटेरियल भेजा था, हिंदी एसे का, मैंने आपको हिंदी एसे का मटेरियल भेजा था। वो हिंदी एसे का जो मटेरियल है उसमें बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था, वो मेरे पास काफी बच्चों का फोन आया कि सर इनको यूज कैसे करना है। जैसे जैसे महिला से रिलेटेड अगर इशू है, जैसे महिलाओं के ऊपर आता है, जैसे महिला के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर आ गया या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ गया, तो आपको सिर्फ वो कंटेंट को पढ़ना है और स्टार्टिंग जो इनिशियल आपको जहां से स्टार्ट करना है एसेस के अंदर, वो जो छोटी सी स्टोरी मैंने दी हुई है, एक झुंझुनू की डाली है, एक मैंने तुलसी गोड़ा की डाली है, तो आप वहां से उनको स्टार्ट कीजिए अपने एसेस को अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, ताकि वो स्टार्टिंग का थोड़ा पढ़ते ही आपको मार्क्स दे। तो हमेशा शुरुआत अच्छी चीज से कीजिए, अच्छे पॉइंट से कीजिए, क्योंकि रटा रटा ऐसे नहीं चलता है। अब मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ऐसे अगर रट के जाएंगे आप, अगर आप जितने भी ऐसे हैं निबंध है, अगर आप उनको रट के जाने की कोशिश करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ऐसे को लिखें, आपका ऐसे सुंदर हो और आपको मार्क्स दिला के जाए, तो एक बात हमेशा इंश्योर कीजिए कि बहुत सारा पढ़िए। शुरुआत कहाँ से करनी है, ऐसे कोई सा भी आए, शुरुआत कहाँ से करनी है, आपका दिमाग अगर ये सेट कर पा रहा है। मान लीजिए मैं कोई टॉपिक बोलता हूँ, मान लीजिए मैंने टॉपिक बोला वृद्धावस्था, आपका दिमाग अगर ये चीज समझ पा रहा है कि शुरुआत कहाँ से करनी है मुझे, तो आप ऐसे में अच्छे स्कोर लेके जाएंगे। या मैंने मान लीजिए कुछ भी टॉपिक बोल दिया, मैंने बोल दिया डिजिटल इंडिया बोल दिया मैंने, या फिर मैंने बोल दिया डिजिटल इंडिया के दुष्प्रभाव बोल दिया मैंने, तो आपका दिमाग क्या उसको समझ पा रहा है, क्या स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। हमेशा जब भी आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें, किसी भी टॉपिक का ऐसे लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहले अपने माइंड में एक पूरा आउटलाइन ड्रॉ करें, एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ करें कि शुरुआत में यहाँ से करूंगा, फिर मेरे को उसके फायदे लिखने। जैसे मान लीजिए डिजिटल इंडिया के ऊपर मेरे को लिखना है ऐसे, तो मैं सिंपल उसमें कुछ नहीं करना, डिजिटल इंडिया के ऊपर लिखना है, तो डिजिटल इंडिया होता क्या है पहले मैं उसको समझाऊंगा। या फिर मान लीजिए मेरे को ओटीटी का आ गया, एक ओटीटी का ही भेजा है मैंने, ओवर द टॉप का भी मैंने भेजा हुआ है, ओटीटी का भी, और ओटीटी का भी मैंने भेजा हुआ है। उसमें भेजा है कि ओटीटी के क्या फायदे हैं, क्या होता है ओटीटी, सरकार ने क्या क्या उसके ऊपर अभी रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए हैं। आप हमेशा माइंड में मैप ड्रॉ कीजिए। जैसे बाल श्रम है, अब बाल श्रम, मान लीजिए बाल श्रम के ऊपर ऐसे आ गया, ठीक है ना, चाइल्ड लेबर के ऊपर ऐसे आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन तो लिखने ही है, लेकिन शुरुआत हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से नहीं कर सकते। आपको बाल श्रम को समझाना पड़ेगा कि बाल श्रम क्या है, क्या होता है बाल श्रम, किस चीज को बाल श्रम कहते हैं, डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है इसके लिए, आईटीओ क्या बोलता है, आईएलओ क्या कहता है इसके लिए। बाल श्रम को देखिए, अलग अलग पहलुओं को देखिए। और जब आप ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ऐसे के अंदर ऐसा नहीं कि जो भी पॉइंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं, जैसे आपने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया, जैसे मैंने बाल श्रम को किया, होता क्या है, ये इंट्रोडक्शन में मेरा, ठीक है ना सर, ये मेरा ये है कि जो भी प्रोविजंस है, स्टेट्यूटरी प्रोविजंस हैं, ये सारे मेरे को इसमें लिखने हैं। बाल श्रम के दुष्प्रभाव मेरे को लिखने हैं कि क्या दुष्प्रभाव होते हैं बाल श्रम के। बाल श्रम के सजेशंस लिखने हैं मैंने कि बच्चों से, कि वो जो बच्चे हैं जो कि 10-12 साल के हैं, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, अब उनके घर में पैसा कमाने वाला कोई नहीं है, तो क्या क्या सजेशंस होने चाहिए जिससे वो 2 पैसा भी कमाए और बाल श्रम की श्रेणी में भी ना आए, वो सजेशंस आप यहाँ पे दीजिए। लास्ट में कंक्लूड कीजिए अपना आंसर, बाल श्रम का भी मैंने ऐसे भेजा हुआ है। तो आप ये देखिए कि जो जिनके ऐसे भेजे हुए हैं उनको बस याद करने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश करेंगे तो आप उसको अगर मान लीजिए वही चीज अगर इंग्लिश में आ गई तो चाइल्ड लेबर, कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे, आप माइंड में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जनरली बात क्या है कि अगर रट के गए हो तो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। कोई भी पैरा स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप मान लीजिए मैं अभी स्टेट्यूटरी प्रोविजंस लिख रहा हूँ और मेरे को अगर याद आ गया कि यार ये भी सुझाव हो सकता है, ये भी एक सजेशन हो सकता है, तो उसको प्लीज यहाँ लिखने की कोशिश मत कीजिए, पीछे की कॉपी में जाइए, रफ स्पेस में लिखिए कि मेरे को ये चीज इसमें लिखनी है। 2 मिनट भले इसे सोचने के लिए ले लीजिए, एक आउटलाइन ड्रॉ करके रखिए। जब भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे में ये सब मत लिखना, ये सब प्रस्तावना क्या होती है या फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, ये सब नहीं लिखना होता, ठीक है, ये सब मत लिखना। जो बच्चे जयपुर में हैं प्लीज वो फुल लेंथ टेस्ट देने आ सकते हैं, ठीक है, फुल लेंथ पेपर तैयार है और एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे पास होंगे। फाइनल कट ऑफ पेपर आने के बाद ही बता पाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया देता हूँ, तो 140 प्लस नहीं जाएगी जनरली कट ऑफ,
135, 140 ये मैक्सिमम मेरे मुझे लगता है। अभी पेपर नहीं हुआ है, मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, फिर भी जब 148 गई थी तो पेपर पे डिपेंड करता है सबसे ऊपर। सबसे बड़ी बात तो ये होती है जैसे जब 197 वैकेंसी थी तो उस टाइम पे 123 या 125 124 से ऐसा कुछ कट ऑफ गई थी। तो आप हमेशा बात ध्यान रखिए, जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो पेपर आता है थोड़ा सा ट्रिकी और प्रैक्टिकल। वो क्यों आता है? वो इसलिए बनाया जाता है प्रैक्टिकल पेपर, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर को चेक करना आसान होता है। अगर आप कंसेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हो तो आप पूरा नंबर 0 देता है वो, हंसी हंसी में। बात समझ में आई? तो और कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए आप अपना, कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लिखिए मैसेज में, मैं आप जवाब दूंगा आप लोगों का। मेहनत कीजिए सर, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, पेपर लिखिए। एटलीस्ट जब आप एग्जाम में जाएं तो मेरा ये मानना है कि जैसे आप एटलीस्ट 5-6 घंटे पर डे लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। जब लास्ट के जैसे मान लीजिए 31 को अपना एग्जाम है, 31 को और 1 को, तो जो दिन है ना 20 से लेकर 27 तक हर दिन 5 घंटे लिखना है आपको। और लिखना मतलब पेपर लिखना है। 2-3 दिन जिनका जोधपुर सेंटर है फिर वो ट्रेवलिंग करेंगे, लेकिन 27 तक तो प्लीज आप ये याद रखिए हर दिन 5 घंटे लिखेंगे, तभी एग्जाम में ना तो हाथ रुकेगा ना पेपर छूटेगा। अंशुला मैं फोन पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है? और कोई सवाल है किसी का? और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। और जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स अभी आएंगे सर जब एग्जाम लिखेंगे और पेपर दीजिए, पेपर देना स्टार्ट कीजिए, पेपर देना स्टार्ट कीजिए। देखिए पेपर जितना ज्यादा पेपर लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी वो चीज। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। ध्यान रखिए आप लोग अपना। सिविल जजमेंट छोटे होते हैं, जैसे क्लास में कम टाइम लगा मुझे इस पेपर को, ये पेपर मैंने सुबह आप 20 से 25 मिनट में मैंने लिख दिया था इसको। बस मुझे थोड़ा जजमेंट डालना था उसलिए थोड़ा सा एक समय लगा, बाकी तो सब ठीक थी। जजमेंट बहुत सारे हैं ट्रेस पासर के, पर मेरे को सोच रहा था रिसेंट जजमेंट आया है वो सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरे को जो मिला मैंने डाल दिया, ठीक है? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे मैसेज कीजिएगा कोई भी दिक्कत आए, किसी भी सब्जेक्ट में परेशानी हो तो मैं उसको दोबारा उसकी क्लास ले लूंगा, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट आपको परेशान कर रहा है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसकी रिगार्डिंग क्लास ले लूंगा। और अगर इवनिंग में जो क्लास मैंने बताई है, अगर वो क्लास होती है तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे।